अच्छा, एक होता है वाटर ट्रीटमेंट, एक होता है सॉरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। क्या डिफरेंस है दोनों में? वन इज द वाटर ट्रीटमेंट और एक होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? सुरभि, माइक ऑन है आपका? हेलो। हाँ हाँ, अब आवाज आ रही है आपकी। हाँ सुरभि, मुझे बताओ, वाटर ट्रीटमेंट और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्या दोनों सेम चीजें हैं या फिर अलग चीजें? मैम डिफरेंट है। अच्छा, डिफरेंट कैसे है ये बताओ मुझे। मैम जो वाटर कंजम्पशन के लिए होता है, जो नॉर्मल वाटर कंजम्पशन में यूज करते हैं, हाँ, उसको क्या? वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट। ओके, एंड वेस्ट वाटर? वेस्ट वाटर जिसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, जो केमिकल और वैसे कंटामिनेशन से। ठीक है, मैं समझ गई, पता है तुम लोगों को, लेकिन वो होता है ना कि अपनी भावनाएं हम बता नहीं पाते, मन में रह जाती हैं वो, इसको समझा नहीं पाए हम। तो देखो, वाटर ट्रीटमेंट और वेस्ट वाटर में क्या होता है कि इसमें जो हमारा रॉ वाटर होता है उसको हमें क्या बनाना है? ड्रिंकिंग पर्पस के लिए बेसिकली ना, वाटर ट्रीटमेंट में। Yes, ma'am, which is present naturally. ठीक है, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। जैसे कि रॉ वाटर यहाँ पे क्या वेस्ट, अब जो सीवेज वाटर है उसको तो हम नहीं बनाएंगे ना Yes, ma'am. ड्रिंकिंग। इंडिया में नहीं होता ये, ठीक है, फॉरेन्स में होता है ये चीजें कि उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, क्योंकि उनकी जो वाटर ट्रीटमेंट की जो प्रोसेस है या जो भी टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा एडवांस है, ठीक है। तो वहां पे तो, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता कि सीवेज वाटर को उसको ट्रीट करके हम लोग पीते हैं। ठीक है, रॉ वाटर का मतलब है कि मान लो जो सी या रिवर का जहां से भी हमारा पानी आ रहा है, ग्राउंड वाटर है, तो उसमें भी होता है ना कि उसको हम क्या करते हैं, कई बार क्लोरीनेशन स्मेल भी आती है ना पानी के अंदर, क्लोरीनेशन है। वो जो हमारी म्युनिसिपल वेस्ट सॉरी म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट की जो फैसिलिटी है वहां से पूरा वाटर ट्रीट होके आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रो वाटर। रो वाटर का यहाँ पे मतलब है कि जिसके अंदर मान लो को ज्यादा सॉल्ट्स है, और ये वो भी है, जैसे हम आरओ जो हमने घर पे लगाया हुआ है ना, वो भी क्या करता है, वाटर को ट्रीट करके ही हम उसको पीते हैं ना। अब है, एक होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर में जो हमारा सीवेज वाटर मीन्स जो हमारा गंदा पानी है, पॉल्यूटेड वाटर एकदम, उसको हमें क्या बनाना है, कंजप्शन। अब यहाँ पे कंजप्शन का मतलब है कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए हमें यूज करना, नॉट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। या तो हमें उसे एग्रीकल्चरल फील्ड में डालना है, या फिर हम उसको मीन्स वॉशिंग के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस मीन्स होते हैं उसके पर्पस, तो उसको हम बोलते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, रक्षा कुछ पूछना था? अच्छा, नो मैम। चलो तो पहले ना मैं एक बार वाटर ट्रीटमेंट थोड़ा सा आप लोगों को समझा देती हूँ। पहले वाटर ट्रीटमेंट हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करेंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले देखो इसमें हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग में क्या होता है बताओ? लार्ज जो हमारी कोई भी उसके अंदर डेब्रीज होंगी उसको हम रिमूव कर देंगे ना। ठीक है, मान लो कोई भी हमारा रिवर वाटर है, इसके अंदर बहुत सारे डेब्रीज है, तो हम उसको पहले स्क्रीनिंग करते हैं ना किसी भी चीज की। तुम कहीं पे अप्लाई करते हो जॉब के लिए, तो तुम्हारी भी स्क्रीनिंग होती है ना, पहले जो इतनी सारी एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं उसमें से स्क्रीनिंग होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मिक्सिंग। मिक्सिंग में क्या होता है बेटा बताओ? अच्छा, एक कोagulation और फ्लोकुलेशन सुना है आप लोगों ने? यस मैम। कोagulation क्या होता है? कोagulation पता है क्या होता है? कोagulation केमिकल प्रोसेस है कि फिजिकल प्रोसेस है? मैम इसमें हम कोगुलेंट ऐड करते हैं तो फिजिकली होगा। केमिकल हुआ ना कोagulate। केमिकल, यस मैम, कोगुलेंट इज अ केमिकल। ये छोटी छोटी बातें ना थोड़ा सा सोच के रखा करो दिमाग में ना, और ये हमारा फिजिकल प्रोसेस है। अब बताओ, उसको कोagulate डालते हैं हम तो क्या होता है उसमें? मैम उसमें सेपरेट हो जाता है इम्प्योरिटीज और मैम मतलब वो एक तुम्हें सेफ चार्ज के हेल्प से बताओ कि इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, और जिसको ये सेपरेट आउट करता है उसके ऊपर कैसा चार्ज, किस फिनोमिना पे मतलब ये काम करता है कोagulate जो होता है?
एलम हम डालते हैं ना ज्यादातर, एलम। यस मैम। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जो हमारे पानी के अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है, ये हमारा वाटर, इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज है, ये सेटल डाउन नहीं हुई है ना। अगर ये सेटल डाउन हो जाती तो हम इजिली हम इनको रिमूव कर सकते थे, है ना। अगर कोई तुमने पानी है, तुम्हारा गंदा पानी है, तुम मीन्स उसके अंदर मान लो मिट्टी घुली है, तुमने उस पानी को थोड़ी देर रखा, तो कुछ जो उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो तो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, है ना। लेकिन कुछ होते हैं कि फिर भी ऊपर घूमते रहते हैं, वो भले ही हमें ना दिखे, लेकिन वो फिर भी, क्या बोलते हैं हम उनको, टोटल सॉलिड्स होते हैं। एक तो सस्पेंडेड कौन से होंगे? सस्पेंडेड जो बॉटम में चले जाएंगे। ठीक है, और डिजोल्व, एक होता है ना TSS, डिजॉल्व जो साथ में, हाँ वो जो एक होता साथ है, में है, मतलब ठीक है, जो तो जो, डिजॉल्व नहीं हो। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे घूमते रहेंगे वो, क्यों? क्योंकि वो सेटल डाउन नहीं है, किस वजह से नहीं हो, क्योंकि उनके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, दे आर कोलॉइडल पार्टिकल्स। और कोलॉइडल पार्टिकल मैंने सॉइल में भी बताया था आपको, दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो वो नेगेटिव चार्ज होता है, सेम चार्ज रहेगा तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते रहते हैं, एक दूसरे को धक्का देते रहेंगे, तो कहीं सेटल डाउन ही नहीं होंगे। तो उनको रिमूव करने के लिए हम क्या डालते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कोगुलेंट डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एलम डाले, जैसे हमने उसके अंदर एलम डाला, तो ये सारे नेगेटिवली चार्ज उसके ऊपर उसके साथ जाके चिपक जाएंगे, वो एक, ठीक है। तो यही हमारा पर्पस होता है कोगुलेंट को डालने का, कोएगुलेशन का, कि हमें जो छोटे छोटे पार्टिकल हमारे नीचे सेटल डाउन नहीं है उनको एक साथ हमने जोड़ दिया, ठीक है, तो कोगुलेंट बन गया वो। अब देखो क्या होगा, फ्लॉक्यूलेशन। अब ये चीज ना बेटा आप याद रखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि इस तरीके से सीरीज बताओ, कोगुलेशन पहले आएगा, फ्लॉक्यूलेशन फिर क्या करते हैं, आते हैं ना ऐसे क्वेश्चन सीरीज वाले। तो कोगुलेशन हम पहले करेंगे, उसके बाद फ्लॉक्यूलेशन होता है। फ्लॉक्यूलेशन मैंने फिजिकल प्रोसेस क्यों बोला, क्योंकि फ्लॉक्यूलेशन में हम क्या करते हैं, फ्लॉक्स बनाने हमें, ठीक है। यहाँ पे हमारे मान लो ये कोगुलेंट मैंने डाला था, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज करके ये बन गया, एक और कोगुलेंट डालूंगी तो इस तरीके से ये बन गया। अब मुझे ये जो अलग अलग नंबर 1 नंबर 2 इस तरीके से कोगुलेंट्स बने हैं, पूरा कॉम्प्लेक्स जो ये बना है, अब इस कॉम्प्लेक्स को भी मुझे एक साथ करना है, फ्लॉक बनाना है, सो दैट कि मैं उसको इजिली रिमूव कर पाऊँ, ठीक है। अभी भी हम इसको फिजिकल उससे मेथड से हम इसको रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन जब ये बहुत सारे कोगुलेशन के बाद हम इनको हिलाएंगे, या फिर इसके क्या करते हैं हम फ्लॉक्यूलेशन में, या तो उसको स्ट्रेट करते मैम हैं, स्टर करते हैं, हाँ। एयर पास करते हैं ना, जिससे कि तुमने देखा ना बबल टाइप बन जाता है, जब भी पानी के अंदर तुम ऑक्सीजन में इस तरीके से एयर पास करोगे तो बबल्स बन जाते हैं ना, इकट्ठे हो जाते हैं वो एक साथ। तो यही होता है फ्लॉक्यूलेशन का, कि उसको हम हिलाएंगे इस तरीके से, और हिलाने के बाद ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे, और हम इनको फिजिकल, इसीलिए हम इसको फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं, और हम इनको यहाँ से रिमूव कर लेंगे, ठीक है। चलो, अब उसके बाद आता है हमारा सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन में हम क्या करेंगे, हमने ये सारे पार्टिकल को रिमूव कर लिया, अब हम इसमें जो हमारा फ्लो है, जो वाटर का फ्लो है, क्योंकि ये सारी चीजें ना एक सीरीज में चलती रहती है, इस तरीके से टैंक्स बने होते हैं, तो यहाँ से वाटर का फ्लो है, यहाँ पे हमने कोगुलेशन फ्लॉक्यूलेशन कर दिया, उसके बाद ये सेडिमेंटेशन टैंक होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेलोसिटी कम कर देंगे ना अपने फ्लो की, फ्लो रेट कम कर देंगे ना। कब होगा सेडिमेंटेशन? मीन सेडिमेंटेशन के लिए क्या चीज जरूरी है ये बताओ मुझे। अच्छा, एक पानी बहुत तेज फ्लो कर रहा है, क्या वो सेडिमेंटेशन उसमें प्रोसेस हो पाएगा? और एक धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, क्या उसमें हो पाएगा? किस कौन से में हो पाएगा? मैम स्लो में तो सेडिमेंट्स सेटल है ना, डाउन। स्लो में होगा ना, कि जब हम उसको कुछ टाइम देंगे सेटल डाउन होने का, तभी तो वो सेटल डाउन होगा ना नीचे। तो सेडिमेंटेशन में हमेशा उसका हम फ्लो रेट कम रखते हैं, वेलोसिटी उसकी कम रखते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है, मैम इसमें भी सेटल डाउन कराते हैं सेडिमेंटेशन में। हाँ ये तो ग्रेविटी की हेल्प से हो जाता है ना। सेडिमेंटेशन में हम उसको पानी को इतना टाइम दे देंगे कि ग्रेविटी की हेल्प से वो जो पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाए। सेडिमेंटेशन में हमें कुछ नहीं करना, ठीक है, ग्रेविटी का ही काम होता है इसके अंदर ना। एक सेकंड।
ठीक है, तो उसके बाद है स्लज। स्लज हमारा जो नीचे सेटल डाउन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, स्लज होगा, उसका ट्रीटमेंट होगा, प्रोसेसिंग होगी उसकी। ठीक है, तो इसमें प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, अब स्लज के अंदर क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल भी होंगे, लिक्विड भी होंगे ना, दोनों चीजें होंगी इसके अंदर। सॉलिड प्लस लिक्विड। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, स्लज का क्या कर सकते हैं बेटा हम स्लज के लिए। अब हमें स्लज को डिस्पोज करना है ना कहीं, यस तो मैम। हमें उसको सबसे पहले डी वाटरिंग करनी पड़ेगी, उसमें से हमें इसको लिक्विड को रिमूव करना है, उसके बाद ही इजी हो पाएगा ना उसको डिस्पोज करना, जब वो सूखा होगा। ठीक है, तो उसको हम जाके किसी लैंडफिल या किसी भी अलग अलग मेथड्स होते हैं उस तरीके से हम उसको डिस्पोज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ऊपर वाटर बचा उसका हम क्या करेंगे, डिसइंफेक्शन करेंगे। ठीक है, ये में हम डिटेल में ना और भी समझेंगे। डिसइंफेक्शन में अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे क्लोरीनेशन हो गया, है ना, ओजोनेशन हो गया, इन सारी चीजों से, जैसे आरओ के अंदर आजकल वो होता है ना, यूवी यूवी लाइट से भी होता है। ठीक है, जर्म्स को किल करना, डिसइंफेक्ट करना, जो भी इसके अंदर जर्म्स है प्रेजेंट उनको हम क्या करते हैं, किल करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिसइंफेक्शन। सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन हो गया। चलो डिसइंफेक्शन को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस तरीके से डिसइंफेक्शन करते हैं, क्लोरीनेशन। In chlorination, we use the chlorine gas. Okay, that is Cl2. Or we use the sodium hypochlorite. That is Na. ये NaOCl है, और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसका फॉर्मूला CaOCl2। ठीक है, क्लोरीन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैम जो हम नॉर्मली अपनी वाटर टैंक्स में भी हाँ, ये नॉर्मली यूज होता है क्योंकि ये काफी मीन्स वो होता है, चीप होता है मेथड ना, इसलिए इसको यूज करते हैं। easy to use, inexpensive। And reliable। ये कैसे काम करता है इसका, मीन्स क्लोरीन का ना, ये मीन्स किस तरीके से वर्क करता है ये अभी तक ज्यादा अच्छे से पता नहीं चल पाया, लेकिन इसमें यही माना जाता है कि एंजाइम को किल कर देता है, एंजाइम डिग्रेडेशन। किसके एंजाइम को, जो कि जो भी हमारे पैथोजेंस प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वाटर के अंदर। ठीक है, डिसइंफेक्शन का मतलब ये होता है ना, उसको उसमें से हमें क्या करना है, माइक्रोब्स को हटाना है। ठीक है, इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट, ये चीजें लिख लिया। अब देखो क्लोरीन गैस का क्या, हमने क्लोरीन गैस डाली पानी के अंदर, तो ये इसकी रिएक्शन भी आप लोग को पता होनी चाहिए, क्या बनाएगा, HOCl। अभी मैं ना एक क्वेश्चन कराऊंगी जो भी 2023 में आया था, यहाँ से ही वो आया था, हाइपोक्लोरस उसको बोलते हैं। ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड बन जाएगा। अब यहाँ लिखो द हाइपोक्लोरस acid formed is the prime disinfecting agent। ठीक है, ये ऊपर वाला रब करके लिख रही हूँ मैं। ठीक है।
yielding less effective hypochlorite. That is a OCl negative. Ions at higher pH. देखो बच्चे, हमने पहले क्या क्लोरीन गैस को डाला वाटर के अंदर, क्योंकि हमें डिसइंफेक्शन करना है। H2O के साथ ये रिएक्ट करेगा और HOCl हाइपोक्लोरस एसिड बनाएगा, ठीक है। तो अगर कोई पूछे तुमसे कि मेन डिसइंफेक्टिंग एजेंट किसका रोल है डिसइंफेक्शन में, तो HOCl का रोल होता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ Cl2 गैस, ठीक है। तो हमारा हाइपोक्लोरस का मेन रोल होता है। एंड द इट्स, अब ये जो हाइपोक्लोरस बना है इसका डिसोसिएशन किस पे डिपेंड है, पीएच पे। अगर तो हमारा हायर पीएच का मतलब है बेसिक पीएच होगा, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, H पॉजिटिव प्लस OCl नेगेटिव, हाइपोक्लोराइड में हाइड्रोजन आयन निकलेगा और क्या निकलेगा, हाइपोक्लोराइड। ये दोनों चीजें वहां पे बनेगी अगर हमारे पानी का पीएच क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। और HOCl और OCl नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, फ्री अवेलेबल क्लोरीन। ये चीज को हाईलाइट करके लिख लेना कि फ्री अवेलेबल क्लोरीन किसको बोला जाता है, ठीक है। अब देखो क्यों इसको हमने ज्यादा यूज करते हैं, क्या इसका एडवांटेज है। एडवांटेज लिखेंगे, रेजिडुअल क्लोरीन इज क्रिएटेड। अब देखो बेटा, रेजिडुअल क्लोरीन का मतलब बहुत ध्यान से समझना। मान लो ये मेरी ना वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी हमारी, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी में, और यहाँ से ये पाइपलाइन के थ्रू घरों में क्या पानी सप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे इस घर में जा रहा है, फिर इस घर में जा रहा है। तो मान लो अब ये ट्रीटमेंट क्लोरीन कहाँ पे डाला जाएगा, यहाँ पे डालेंगे ना जहाँ से सप्लाई हो रहा है स्टार्टिंग में। तो अगर तो ये रेजिडुअल फॉर्म में नहीं होगा तो क्या होगा कि उसका इफेक्ट यहाँ तक ही होगा। और जब ये पानी यहाँ से पास हो रहा होगा, देयर आर चांसेस ना कि यहाँ पे भी इसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुल जाए, है ना, इन्फेक्टेड हो जाए, पॉल्यूटेड हो जाए, ये पानी, चांसेस हो सकते हैं ना। तो रेजिडुअल क्लोरीन का क्या फायदा है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्लोरीन की रेजिडुअल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कि अगर तुमने यहाँ पे डाल दिया तो ये रेजिडुअल फॉर्म में ये यहाँ तक, तभी तो हमें घर तक भी उसका टेस्ट आता है ना, डलता तो वहां पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी में ना, जहां से स्टार्ट हुआ है पानी सप्लाई होना, डालते तो उसको वहां, लेकिन टेस्ट हमें जब हम भी पीते हैं तो वहां तक भी आता है ना टेस्ट। वो इसी वजह से आता है क्योंकि क्लोरीन इज प्रेजेंट इन रेजिडुअल फॉर्म, कि वो इसीलिए रेजिडुअल, इसीलिए क्लोरीन को यूज किया जाता है कि वो रेजिडुअल फॉर्म में भी प्रेजेंट होगा और वो विद इन द पाइपलाइन भी पानी को बचा के रखेगा, एज अ डिसइंफेक्टिंग एजेंट वो यहाँ पे भी काम करता रहेगा, ठीक है। बाकी जो हम चीजें यूज करते हैं डिसइंफेक्शन के लिए, उनका ये ड्रॉबैक होता है कि वो बस यहाँ तक ही उसको डिसइंफेक्ट करते हैं। अगर वो पाइप में चला जाएगा तो उसके बाद उनका रोल खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रेवल करता रहेगा तो उसकी क्या कंसंट्रेशन कम होती जाएगी ना, यस क्योंकि मैम। पाइप में तो कोई डालने नहीं आएगा उसको, ठीक है। तो यही एडवांटेज है इसका, इस टर्म को याद रखना, रेजिडुअल क्लोरीन होता क्या है, क्या। अब देखो आगे मैं कर देती हूँ ना साइड को, एक और लाइन लिख लो, टू इंक्रीज the lifetime of residual, some system add, इसकी जो रेजिडुअल क्लोरीन बना है इसकी लाइफ टाइम इंक्रीज करने के लिए कुछ फैसिलिटीज क्या इसमें डाल देते हैं, एड अमोनिया which forms the chloramines, जैसे कि NH2Cl, NHCl2 and NCl3, but these chloramines are
less effective than HOCl, but more persistent than HOCl. लाइफ टाइम इनका ज्यादा है लेकिन इफेक्टिवनेस कम है. Now the residual chlorine that exists as chloramines called combined available residual chlorine. देखो फ्री अवेलेबल क्लोरीन की कौन सी दो फॉर्म थी? हाइपोक्लोरस एंड हाइपोक्लोराइड, ठीक है. कंबाइंड अवेलेबल क्लोरीन की कौन सी होगी? जो क्लोरामीन्स हमारे बने, जो मैंने यहाँ पे लिखे है ना ये. तो ये एग्जांपल प्लीज याद रखना. ओके. अब देखो ये हमने क्लोरामीन्स डाल तो दिए उस रेजिडुअल क्लोरीन की लाइफ टाइम बढ़ाने के लिए, लेकिन इनका ना कुछ डिसएडवांटेज है. ओके नहीं, डिसएडवांटेज ऑफ क्लोरिनेशन लिखो. डिसएडवांटेज ऑफ क्लोरिनेशन. क्लोरीन तो हमने पानी में डाल दिया और एडवांटेज भी हमें पता चल गया. एक तो ये एक्सपेंसिव नहीं होता है, इजी टू यूज होता है, ठीक है. रेजिडुअल क्लोरीन की फॉर्म में भी रहता है कि ये पाइपलाइन में भी हमारे वाटर को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है. तो अब हम इसका डिसएडवांटेज भी देखेंगे. तो देखो क्या डिसएडवांटेज है. इट फॉर्म्स द ट्राईहेलोमीथेन्स. ट्राईहेलोमीथेन्स, ठीक है. such as carcinogen chloroform. There are chances ना, क्योंकि क्या है क्लोरीन गैस है तो ये एज अ कार्सिनोजेनिक भी एक्ट कर सकती है ना, क्लोरोफॉर्म जिसको हम बोलते हैं. ठीक है बेटा. ट्राईहेलोमीथेन की अगर पानी के अंदर हमारा मीथेन प्रेजेंट है ऑलरेडी और अगर हमने उसमें क्लोरीन डाल दिया तो देयर आर चांसेस कि वो ट्राईहेलोमीथेन सच एज क्लोरोफॉर्म को बना देगा विच इज कार्सिनोजेनिक इन नेचर. तो ये उल्टा हमें कैंसर कॉज कर देगा. तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है? अच्छा मीथेन कहाँ से आएगा पानी के अंदर है? ये ट्राईहेलोमीथेन्स कहाँ से बनेंगे? क्योंकि अगर हमारे पानी के अंदर बेटा ऑर्गेनिक मैटर होगा ना, उस पानी के अंदर अगर कुछ भी ऑर्गेनिक मैटर है तो वहां पे बैक्टीरियल एक्टिविटी होंगी. यस मैम. और क्या होगा? एनारोबिक होगा, क्योंकि पानी हमारा क्या है? पॉल्यूटेड है, तो ऑक्सीजन तो कम होगी, तो वहां पे मीथेन गैस होगी. ठीक है. तो ये बस समझ आ रहा है आपको? आज आप मुझे सही से दिख नहीं रही हो तो बोल दो. लाइट्स ज्यादा है तुम्हारे पीछे ना. ठीक है. तो मीथेन होगा तो ये मीथेन क्या कर देगा? ये ट्राईहेलोमीथेन बनाएंगे जो कि क्लोरीन के साथ मिल जाएंगे. तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है कि क्लोरीनेशन करने से पहले ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव कर देना है. तो ये हमारी ये वाली प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी और यही करते हैं. अदरवाइज तो ये क्वेश्चन सभी के दिमाग में आना चाहिए कि मैम हम क्लोरीन डाल रहे हैं तो देयर आर चांसेस ना कि उससे तो क्या है? कैंसर होने के चांसेस है. तो क्या करते हैं? वो तभी होगा कैंसरस अगर उस पानी के अंदर हमारा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा जो कि ट्राईहेलोमीथेन बनाएगा. अगर हम उसी प्रॉब्लम को पहले खत्म कर दे तो चांसेस ही नहीं है कि वहां पे क्लोरोफॉर्म बने. ठीक है. चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट. क्लोरीन डाइऑक्साइड को भी हम यूज कर सकते हैं. ठीक है. एक तो हमने Cl2 गैस का देख लिया. ओके. ये सेकंड है हमारा क्लोरीन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम यूज करते हैं एज अ डिसइंफेक्टिंग एजेंट. इट इज अ पोटेंट बैक्टीरिसाइड एंड वीक साइड.
तो वायरस और बैक्टीरिया को खत्म करता है ये। बट इट इज कॉस्टली। But it is a costly method as compared to CO2 gas. And there are chances of formation of fluoride and chloride. थर्ड है हमारा ओजोनेशन। एडवांटेज ऑफ लिविंग। क्लोरीन अगर हम यूज करते हैं तो ऑर्डर मीन स्मेल आती है ना उसमें से, बट अगर हम ओजोन यूज करेंगे एडवांटेज ऑफ लिविंग नो ऑर्डर एंड टेस्ट। इसका डिसएडवांटेज क्या है? नॉट फॉर्मिंग अ ठीक है। ये क्या है, ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। मैम क्लोरीन डाइऑक्साइड में आपने लिखा है बैक्टीरियासाइड एंड वायरसाइड। क्या क्या क्या? मैम क्लोरीन डाइऑक्साइड इज अ पोटेंट बैक्टीरियासाइड एंड वायरसाइड। हाँ, वायरस और बैक्टीरिया के ना। और जो हमारा क्लोरीन गैस था वो खाली बैक्टीरिया के अगेंस्ट ज्यादा होता है। अब मेरे को ना एक बार वो क्वेश्चन ढूंढ लेने दो ना। तुम लोगों के पास है ना पेपर 2023 वाला? क्वेश्चन पेपर होगा ना, अभी एग्जाम दिया होगा। निकालो क्वेश्चन। ढूंढो भाई, कहाँ गया तुम लोग का पेपर? डाउनलोड नहीं किया था अपना? मैम ढूंढते हैं। क्योंकि वो यहाँ से क्वेश्चन था बिल्कुल डायरेक्ट ना। चाहिए कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई थी, मैं लिखती हूँ, बताना। तो उसमें से आपको चूज करनी थी कि कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है टेम्परेचर हैज अ इफेक्ट इन डिसइंफेक्शन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड है पीएच कंट्रोल सी amount of HOCl
and OCl in water. Third statement is Cl2 gas used for disinfection forms HCl as a product in water. Disinfection action is because of HOCl formed and not due to fifth is the combined chlorine exist in water due to combination of HOCl with organic. बताओ भाई कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? मैम ए करेक्ट है, ठीक है, बी भी करेक्ट है मैम, ओके बी करेक्ट है। और बताओ मैम जो Cl2 है मैम वो क्लोराइड प्रेजेंट वो करता है, एसिड तो नहीं बनाता ना, तो रिएक्शन देखो मैंने रिएक्शन रब कर दी क्या रिएक्शन लिखवाई है मैंने, बताओ। मैम Cl2 with water gives hypochlorous and H positive and Cl negative, but it doesn't give H। अच्छा, HCl को मैम हम इकट्ठे भी काउंट कर सकते हैं ना? HCl तो बन रहा है ना H पॉजिटिव प्लस, वो वही कह एक रही हूँ। रिएक्शन में लिख दिया है ना, कैसे भी ब्रेक हो रहा वो बनता है ना, तो थर्ड भी करेक्ट हुई। यस मैम। तो एक बार बेटा समझ आ रहा है आपको? मैम टेम्परेचर वाला कहाँ है इसमें? टेम्परेचर इफेक्ट करता है? अच्छा मैम ने टेम्परेचर नहीं लिखा है, बट देखो सारी चीजें नहीं होती है, लेकिन वो सोचना पड़ेगा ना आपको खुद भी। टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का, लाइट का, सभी चीजों का इसके ऊपर इफेक्ट होगा, ठीक है। पीएच का, ये टेम्परेचर का तो अंडरस्टूड है भाई, तुम बहुत गर्म पानी में तो क्लोरीन नहीं डाल दोगे ना, यस है ना? मैम। चलो, क्योंकि वो पहले ब्रेक हो जाएगा वो कुछ भी एक्शन करने से पहले ना। फिर फोर्थ स्टेटमेंट देखो, डिसइंफेक्शन एक्शन इज बिकॉज ऑफ HOCl ना, not due to Cl2 gas. Combined chlorine exists in water due to combination of HOCl with, इसके साथ ही तो होता है ना अमोनिया के साथ, यस मैम। ठीक है। तो यहाँ से देखो पूरा क्वेश्चन ही आया हुआ था, 5 स्टेटमेंट दी थी और पांचों की पांचों करेक्ट है, ठीक है। आपने एक ये लिखाया था ना कि residual chlorine that exists as chloramines is called combined available residue chlorine। हाँ तो देखो यही तो है ना रेजिडुअल क्लोरीन, हम HCl को बोला है रेजिडुअल, और हाँ, और जब वो अमोनिया के साथ मिल गया दैट इज अ कंबाइंड क्लोरीन।
ओके मैम, ओके। है ना, ये फ्री अवेलेबल क्लोरीन है जो रेजिडुअल है ना। ठीक है ठीक है। बेटा। तो देखो वो क्वेश्चन सारे पढ़ाए हुए से आएंगे, लेकिन आपको ना आगे पीछे अब वो हमारी लैंग्वेज तो खैर तुम्हें नहीं मिलेगी ना एकदम से, जो हमने क्लास में बोल दिया, यस मैम। तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। अब चलते हैं हम हार्डनेस एंड एल्कलिनिटी क्या होता है। किसकी वजह से होती है हार्डनेस बताओ। हार्डनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। मल्टीवेलेंट कैटायन, ये चीज याद रखना। ओके मैम। कैल्शियम टू पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम टू पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं हार्डनेस। ये चीज याद रखना बेटा, मल्टी वैलेंट, मल्टी मीन्स कि एक से ज्यादा वैलेंसी होना उसकी, यहाँ पे जैसे 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव, और कैटायन होना चाहिए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं हार्डनेस। किसकी वजह से होती है हार्डनेस। मैम मैग्नीशियम सल्फेट। आयंस, है ना, इनकी यही कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या क्या। मैम का सिग्नल अटक गया। हाँ मैम, आवाज नहीं आ रही। वीडियो अटक गई थी ना शायद, मेरी नेटवर्क में इशू होता कुछ। चलो बेटा, क्या बता रही थी मैं, हार्डनेस और एल्कलिनिटी में। हार्डनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्टीवेलेंट कैटायन। प्रॉब्लम क्या होती है, सॉफ्ट कर्ड उसको हम बोलते हैं, जो एक रिंग की फॉर्म में बन जाता है ना। बाट कोई भी टब अगर पानी के अंदर तुमने देखा होगा ना, कुछ लेयर सी बन जाती है उसके अंदर, जिसके अंदर पानी भर के हम रखते हैं, अगर काफी टाइम तक हमने रख दिया तो उसको क्या बोलते हैं, वो भी किसकी वजह से होता है, हार्डनेस। अगर हमारा पानी क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है, और क्या होता है बताओ, क्या क्या चीजें बनेंगी। ठीक है, ये तो ये ना हमारे मेन हार्डनेस कॉजिंग एजेंट है। और भी हो सकते हैं एडिशनल, और भी होते हैं, जैसे Fe2 पॉजिटिव हो गया, ठीक है, मैंगनीज हो गया, और हो गया स्ट्रोंशियम, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इनकी वजह से भी हार्डनेस हो सकते हैं, लेकिन मेजरली क्या होते हैं हमारे। अब देखो हार्डनेस के लिए ना एक फॉर्मूला होता है, हार्डनेस ऑफ एक्स, एक्स कोई भी चीज है, ठीक है, SCaCO3, विच इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इन mg per liter into 50 mg CaCO3 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ, ये भी क्वेश्चन आया इस बार ना शायद, वेट ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, अगर हमें टोटल हार्डनेस निकालनी है बेटा, सबसे पहले तो हम एज अ कैल्शियम निकाल लेंगे, कंसंट्रेशन हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम SCaCO3। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो भी कंसंट्रेशन तुम्हें दी होगी कैल्शियम 2 पॉजिटिव की, इंटू 50 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट निकालना आता है ना। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय Z फैक्टर ना। यस मैम। ठीक है, तो कैल्शियम का होता है 20,
मैम अगर कुछ भी ना दिया हो तो कैल्शियम को ही कंसिडर करना है ना? नहीं नहीं, अगर देखो जो भी यहाँ पे लिखोगे ना, तो अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी आपको, तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। एक बार जरा मैं क्वेश्चन देख लूं, आया हुआ है इस बार भी ना, तुम लोग भी देखो मिल जाए तो, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद आया हुआ ये क्वेश्चन। हाँ ये रहा, मिल गया। तुम लोग को मिलता ही नहीं है क्या, ढूंढते भी नहीं हो? मैम ढूंढ रहे हैं। तो कैसे नहीं मिलता तुम लोगों को भाई? चलो, कैलकुलेट हार्डनेस, ये रिसेंट के क्वेश्चंस है और दोनों ना, इन यूनिट्स ऑफ mg per liter SCaCO3 of a ground। ये मुझे याद है ना, क्योंकि अभी हमने वो ऐड किया ना PYQ में, ये सारे सॉल्व करके, इसलिए मेरे को जल्दी मिल जाते हैं। सिंपल हैविंग कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन, कंसंट्रेशन ऑफ 100 mg, ठीक है। ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे 5, अप्रॉक्स है ये, 250, 5000। किस किस का आंसर सही होगा ये बताना, एग्जाम में किस किस का सही था। पहले वाला सही था जो पहले किया था? सही था जो अभी मैम मैंने? गलत था। तो देखो हम इसको क्या निकालेंगे, हार्डनेस निकालें ना हमें, कैल्शियम की उसमें पूछा बस इसने, हमें कुछ और पूछा ही नहीं है। तो मैंने अभी बताया था ना आपको क्या करना है, हमें कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, एक्स यहाँ पे क्या है, कैल्शियम की पूछे ना बस, मैग्नीशियम का जो जिक्र भी नहीं किया इसने, ठीक है। अगर टोटल हार्डनेस बोलेगा ना, तो आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों की निकालनी है बस उसने, लेकिन यहाँ पे पूछा है कैलकुलेट हार्डनेस इन यूनिट्स ऑफ मैग्नीशियम mg पर लीटर है CaCO3 ऑफ अ ग्राउंड वाटर सैंपल हैविंग कैल्शियम, कि एक पानी के अंदर कैल्शियम है तो उसकी हार्डनेस निकालो, ठीक है। इनटू क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 कितना बताया था मैंने, 50, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव, कितना होता, अब कंसंट्रेशन कितना गिवन है सुरभि, क्वेश्चन। चलो तुम लोग इसको खुद करो, अभी मैंने सब कुछ तो बता दिया आपको, खुद करके दिखाओ मुझे कि क्या आंसर होगा इनमें से। इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता एग्जाम के अंदर ना। हो गया मैम। सॉल्व करके रखो, जब मैं पूछूंगी तब बताना, जिससे मैं पूछूंगी हो जाए तो मेरे को बता देना। हो गया? यस मैम। बताओ रक्षा कितना आया? मैम 250। सुरभि? 250। ठीक है, ठीक था ये क्वेश्चन एग्जाम में, ईमानदारी से बताना। मैम याद ही नहीं मुझे तो। नहीं वो अभी वो खोले होंगे ना आप लोगों ने, तो इसलिए पूछ रही है, क्वेश्चन पेपर नहीं है अभी सामने। मैम मैंने तो 200 लगा दिया था। अच्छा सुरभि, आपने दिया था ये वाला एग्जाम? नहीं मैम।
नहीं दिया? जी चलो वो कहाँ गई तोयबा? तोयबा समझ आया ये क्वेश्चन? हंड्रेड गिवन है इंटू 50 डिवाइडेड बाय, अभी मैंने इक्विवेलेंट वेट बताया था ना कैल्शियम का, और निकालना भी मैंने बता दिया किस तरीके से। मॉलिक्यूलर वेट लिखोगे डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? तो कितना आ जाएगा? 20। ये हो गया 250, बस इतना इजी क्वेश्चन था। या तो ये हार्डनेस होगी। इसी तरीके से ना वो मैग्नीशियम की अगर पूछेगा तो इसकी जगह यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम इंटू 50, ये 50 तो हमेशा रहेगा क्योंकि एज CaCO3 उसने पूछा है, ठीक है? डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम। किसी भी चीज के, अगर यहाँ पे आयरन बोल दिया उसने, और अगर टोटल हार्डनेस बोलेगा तो कैल्शियम की पहले निकालोगे फिर मैग्नीशियम की, और दोनों को प्लस करके वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब चलते हैं आगे। देखो अब मैंने एक टेबल बनवा देती हूँ हार्डनेस की, उसको आप बना लो कि सॉफ्ट वाटर हम कब बोलेंगे? जब हार्डनेस हमारी कितनी होगी? दो फॉर्म में होगी, एक होगा मिली इक्विवेलेंट पर लीटर और एक होगा mg पर लीटर एज CaCO। ये लेस देन, अगर लेस देन 1 है ये, या लेस देन 50 है, तो हमारा सॉफ्ट वाटर होगा। मॉडरेटली हार्ड कब होगा? 1 to 3 और 50 to 150। हार्ड कब होगा? 3 to 6 या 150 to 300। वेरी हार्ड कब होगा? क्या अब आपको एग्जाम में ये देखना है कि ये वाली यूनिट में वो पूछ रहा है कि ये वाली में पूछ रहा है, ठीक है? वैसे यूजुअली ये वाली ज्यादा यूज होती है ना, मोर देन 300 वाटर। अगर किसी के अंदर हार्डनेस इतनी है तो दैट इज वाटर इज द वेरी हार्ड। अब देखो हार्डनेस ना दो तरह की होती है, एक होती है परमानेंट, एक होती है टेम्परेरी, है ना? बताओ कैसी होती है परमानेंट, कैसी होती है टेम्परेरी? टेम्परेरी जो बॉईल करने पे निकल जाती है, और परमानेंट वो नहीं निकलती। वो नहीं पता, बताओ भी कोई और। मैम जिसको केमिकली रिमूव करना पड़ता है। रिमूव करना पड़ता है ना, ये तो सही है। चलो ठीक है, एक होती है हमारी कार्बोनेट हार्डनेस, एक होती है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस किसकी वजह से होगी? मैम कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। HCO3 नेगेटिव एंड CO3 नेगेटिव, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट की वजह से, ठीक है? इन और अगर कोई और एनायन है उसकी वजह से हार्डनेस है तो वो हमारी होगी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, ठीक है? मीन्स कैल्शियम और मैग्नीशियम अगर इन दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो हमारी कार्बोनेट हार्डनेस है, और अगर कोई और एनायन है तो वो हमारी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है। जैसे कार्बोनेट हार्डनेस हम ले लेते हैं, Ca2 पॉजिटिव अगर बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा? CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O, तो ये हो गई हमारी कार्बोनेट हार्डनेस। अब एक चीज आती है हमारी एल्किलिनिटी। क्या होता है एल्किलिनिटी? एल्कलिनिटी मैम लिख लो, डेफिनेशन में बड़े वो रहते हैं ना बच्चे कंफ्यूज। मेजर ऑफ द वाटर एबिलिटी। मैम ये जो कार्बोनेट और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है, इनमें से मैम आपने नहीं बताया, इनमें से परमानेंट और टेम्परेरी कौन सा होगा? परमानेंट बताओ कौन सी होगी, वही बताओ बच्चों। किस मैम क्या होता है परमानेंट के अंदर? मैम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट। हाँ, टेम्परेरी के अंदर सल्फेट होंगे ना मैम। सल्फेट आयन, क्लोराइड आयन। तो यही होती है।
एक सेकंड। ठीक है, कहाँ गए? पता चल गया ना, वो परमानेंट और टेम्परेरी। इनमें से देखो ये तो हमारी क्या हो गई, ये वाली टेम्परेरी हुई ना। कौन सी मैम? ये वाली कार्बोनेट वाली, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, जब कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ है तो हमारी क्या हो गई, ये टेम्परेरी हुई ना। अब परमानेंट कौन सी? जो सल्फेट के, मान लो कैल्शियम या मैग्नीशियम हमारा सल्फेट नाइट्रेट इनके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, परमानेंट हार्डनेस उसको हम बोलेंगे। ठीक है, उसको हम रिमूव नहीं कर सकते बॉइलिंग के थ्रू, लेकिन हम टेम्परेरी हार्डनेस को बॉइलिंग के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। ओके, सल्फेट नाइट्रेट के साथ जब भी कैल्शियम मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट कैल्शियम नाइट्रेट मैग्नीशियम नाइट्रेट, अगर ऐसा कुछ बनता है तो वो हमारी परमानेंट हार्डनेस है। क्या बात है, एल्किलिनिटी इट इज द measure of the water ability to absorb hydrogen ion without significant pH change. ठीक है, pH में चेंज नहीं होता, लेकिन हाइड्रोजन आयन जो अभी उसके अंदर प्रेजेंट है तो वो वाटर की एबिलिटी कि वो कितना उसको एब्जॉर्ब कर रहा है उसको हम बोलते हैं एल्किलिनिटी ऑफ दैट वाटर। ठीक है, या उसको हम बफरिंग कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। एल्किलिनिटी इज अ मेजर ऑफ the buffering capacity of water. तो एल्किलिनिटी को बेटा हम ऐसे मेजर करेंगे, HOC नेगेटिव प्लस माइनस हाइड्रोजन आयन। तो इन सभी की कंसंट्रेशन निकालोगे पहले और उसके बाद आपके पास एल्किलिनिटी आ जाएगी। और अगर हमारा न्यूट्रल वाटर हुआ ना, न्यूट्रल वाटर का मतलब क्या है, ये दोनों चीजें तो नहीं होंगी ना फिर उसमें OH आयन और हाइड्रोजन आयन। यस मैम। बस हमारा एल्किलिनिटी का फॉर्मूला रह जाएगा फिर HCO3 नेगेटिव। बेटा ये तब होगा एल्किलिनिटी जब मोल्स पर लीटर यूनिट दी होगी ना, प्लस 2CO3 2 नेगेटिव। जब न्यूट्रल वाटर मीन्स की पीएच हमारा 6 to 8 अगर क्वेश्चन में दिया है तो आपको फिर ये दोनों चीजों को नहीं लेना। TDS क्या होता है, टोटल डिसॉल्व सॉलिड, सम ऑफ द कैटायन एंड एनायन, है ना, जितने भी उसमें कैटायन या एनायन प्रेजेंट है दैट इज द टोटल डिसॉल्व सॉलिड। अब हम सॉफ्टनिंग देखते हैं वाटर की ना, हार्ड वाटर तो देख रहे हैं, अब हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे ना, ट्रीटमेंट ही चल रहा था ना हमारा, क्लोरीनेशन था, अब हम सॉफ्टनिंग देखते हैं। तो देखो पहला मेथड है आयन एक्सचेंज प्रोसेस, ठीक है, और एक होता है लाइम सोडा। दो मेथड है, लाइम सोडा एंड आयन एक्सचेंज।
तो देखो आयन एक्सचेंज में हम क्या करते हैं, एक कॉलम होता है, इसमें लिख लो हार्ड वाटर इज फोर्स, मैंने हार्ड वाटर इज forced through a column which is containing solid resin beads made of naturally occurring clay called zeolites. ठीक है, कॉलम होता है, उसके अंदर रेजिन बीड्स होते हैं, मीन सॉलिड फॉर्म में कुछ चीज होती है जिसको हम जियोलाइट बोलते हैं। एक सेकंड में इसको सही से लिख देती हूँ। ठीक है, अब बेटा क्ले है तो कैसा चार्ज होगा इसके ऊपर, मैम निगेटिव। है ना, नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पे मान लो ये पूरा भरा हुआ है, हमने इसके थ्रू हमने हार्ड वाटर को पास किया, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो अब हार्ड वाटर में क्या है, हमारे कैटायंस है ना, तो कैटायंस इसके साथ एक्सचेंज हो जाएंगे, तो हार्डनेस तो हमारी रिमूव हो गई ना वाटर से। सो दिस इज द आयन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, बस इतना तुम्हें याद करना है कि इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं। अच्छा ये भी इसका कहाँ कहाँ पे यूज होता है ना, इसका ये लिख लो। The ion exchange method, it is used to recover chromic acid from metal finishing waste. This method also used for the treatment of radioactivity. अब आता है लाइम सोडा, क्या यूज करते होंगे भाई इसमें हम ऐसा, लाइम सोडा, क्या लाइम सोडा, इसमें हम यूज करते हैं इधर द क्विक लाइम, दैट इज CaO, और हाइड्रेटेड लाइम, जिसको हम बोलते हैं CaOH2। ठीक है, they both are added into the water and they raise the pH। अब ये क्या करेंगे, pH को रेज करेंगे ना, बेसिक की तरफ लेके जाएंगे, the pH to about 10.3 and converting soluble bicarbonate into insoluble carbon. These carbonate then precipitate out। किस तरीके से रिमूव कर रहे हैं हम हार्डनेस को, मैम सॉल्युबल के बाद क्या लिखा है? बाइकार्बोनेट्स। जो बाइकार्बोनेट होता है ना वो सॉल्युबल फॉर्म में होता है, और कार्बोनेट हमारा इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है। तो ये जो पीएच रेज हुआ है ना, इसमें इसकी वजह से क्या होगा, सॉल्युबल फॉर्म इनसॉल्युबल में चेंज हो जाएगी, जिसको हम प्रेसिपिटेट कर पाएंगे इजिली, है ना, प्रेसिपिटेट आउट एज CaCO3। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो, अब हमें डिसैलिनेशन करना, वाटर को सॉफ्ट भी कर लिया, अब डिसैलिनेशन, है ना, हार्डनेस भी रिमूव कर ली, सॉल्ट्स नहीं रिमूव किए ना अभी तक, तो उसको भी हम देखेंगे कैसे कर रहे हैं। जो हमारा वाटर है उसमें से हमें सॉल्ट को रिमूव करना, क्या क्या मेथड हो सकते हैं इसके, डिस्टिलेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस। मैम ये लाइम सोडा का ही पार्ट है कि
नहीं नहीं नहीं, अलग है, वो सॉफ्टनिंग के लिए था, ये डिसैलिनेशन है, हमें सॉल्ट को रिमूव करना है। ओके मैम, दिस इज द टाइप ऑफ मेथड टू ट्रीट द वाटर, ओके मैम। ठीक है। जैसे क्लोरीनेशन से हमने क्या किया, पैथोजेंस को हटाया, है ना, इस तरीके से। आरओ, इलेक्ट्रोडायलिसिस, आयन एक्सचेंज भी हो सकता है इसके अंदर। These are the some of the method. अच्छा, डिस्टिलेशन में कैसे करेंगे ये मुझे बता दो आप लोग। मैम डिस्टिलेट करके उसमें कंडेंसेट होगा, इवेपोरेट होगा, देन इवेपोरेशन। है ना, वो पानी बॉईल होता रहता है, सॉल्ट तो क्या होंगे, इवेपोरेट नहीं होंगे ना, वो तो हमारा जो प्योर वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा। तुमने डिस्टिलेशन यूनिट तो देखी भी होगी ना लैब में, यस मैम। ठीक है, तो उसी तरीके से होता है। उसके बाद आरओ में क्या होता है भाई, आरओ में आप लोग मुझे बता दो जरा। अच्छा, कैसे क्या चलता है आरओ के अंदर, कहाँ से कहाँ जाता है पानी। मैम ऑस्मोसिस होता है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, एक होता है ऑस्मोसिस, एक होता है रिवर्स, रिवर्स होता है ना इसमें तो यस मैम। ऑस्मोसिस में कहाँ से कहाँ जाता है पानी। मैम इसमें लो से हाई की तरफ जाता है। आरओ में। Yes, ma'am. हाँ सही बोल रही हो, डरो मत। तभी प्रेशर लगाना पड़ता है ना, मैं लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, अब यहाँ पे मान लो सॉल्ट्स भी है ना, पानी भी है, पानी बना देती हूँ पानी के कलर से, यहाँ पे खाली पानी पानी है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन हुई ना पानी की, और यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है क्योंकि ये तो एकदम पानी है खाली। और हमारा जो ऑस्मोसिस होता है बेटा, उसमें क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाता है ना, पानी जहाँ पे ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाता है हमेशा, इसीलिए इसमें इसको बोला रिवर्स ऑस्मोसिस, इसमें ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाता है, इसीलिए हमें यहाँ पे प्रेशर लगा के, इसीलिए तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है ना, उसमें कुछ प्रेशर लगता है, उसके हेल्प से ये उस मेम्ब्रेन से पास करता है पानी, ठीक है। लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, सॉल्ट वहीं रह जाते हैं और ये क्या होता है, आगे चला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिसैलिनेशन, ठीक है। डायलिसिस भी इसी तरीके से है, पानी को प्योर करके विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें। अब आते हैं हम हमारे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जो है हमारा, ये तो था हमारा वाटर ट्रीटमेंट, ये हम पानी पी सकते हैं ना आरओ के बाद। अब हम पढ़ेंगे वेस्ट वाटर। जो भी हमारा म्युनिसिपल वेस्ट वाटर होता है ना, उसके अंदर क्या होता है बेटा, 99.9% ऑफ वाटर होता है, बाकी सॉलिड होता है, ठीक है। कितने तरह की होती है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बताओ। 3 होती है ना शायद, शायद या पक्का। मैम फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रो बायोलॉजिकल। सेकेंडरी, टर्शरी। टर्शरी। प्राइमरी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल, सेकेंडरी केमिकल, फिजिकल बायोलॉजिकल ना, और टर्शरी होती है हमारी केमिकल, ठीक है। अब देखो फिजिकल में क्या होता है बेटा, कि फिजिकली हम जो बड़ी बड़ी जो हमारे जिन चीजों को हम फिजिकली रिमूव कर सकते हैं, जैसे स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन, ये सारी चीजें। इसके बाद आता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मतलब है कि जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट केमिकल ट्रीटमेंट, जो ये हमने किया था ना, क्लोरीनेशन वगैरह, ये सारी चीजें, इसको हम बोलते हैं टर्शरी ट्रीटमेंट। अब देखो इसका पहले एक हम वो बना लेंगे फ्लो चार्ट।
यहाँ पे क्या होगा, स्क्रीनिंग, यहाँ से वेस्ट वाटर अंदर आ रहा है, फिर होगा हमारा ग्रिट चैम्बर, हमारा प्राइमरी सेटलिंग टैंक, यहाँ से निकलेगा प्राइमरी स्लज, यहाँ से फिर होगा हमारे बेटा एरेशन कराएंगे हम, और ये होगा सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, ये पूरा यहाँ से लेके ना यहाँ तक जो होता है प्राइमरी सेटलिंग तक होता है हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट, और फिर यहाँ तक होता है हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। देखो पहले हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग कर लेंगे, वही हमारा वेस्ट वाटर है, कोई गंदा पानी है, सीवेज वाटर है, स्क्रीन्स के थ्रू हम उसको पास करेंगे, जो बड़े बड़े डेब्रीज होंगे वो यहीं रह जाएंगी, जो आगे पानी जाएगा उसको हम फिर ग्रिट चैम्बर में लेके जाएंगे। ग्रिट चैम्बर में क्या होता है, अगर कोई भी और भी थोड़े बड़े पार्टिकल है तो उनको क्या किया जाता है, ग्रिट की फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है, तोड़ देंगे उनको। फिर उसके बाद पानी जाएगा प्राइमरी सेटलिंग में, जहाँ पे वो ग्रेविटी की हेल्प से सेटल डाउन होगा, और वहां पे कुछ स्लज आएगा नीचे, उस स्लज को हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे। फिर एरेशन होगा, और यहाँ से सेकेंडरी ट्रीटमेंट हमारा स्टार्ट हो गया। यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हम पढ़ेंगे, जहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। फिर यहाँ पे भी एक टैंक होगा जिसमें हम पानी को अलाउ करेंगे कुछ देर रुकने के लिए, और यहाँ पे भी स्लज इकट्ठा होगा, और ये वाले स्लज में हमारे क्या होंगे, क्योंकि ये एरोबिक मेथड है ना बेटा, हमने यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाल दिए, तो इस स्लज के अंदर भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गए होंगे, ठीक है। तो अब इस चीज को याद रखना, क्योंकि एक्टिवेटेड स्लज टर्म आप लोगों ने सुना होगा, इसको एक्टिवेटेड स्लज क्यों बोलते हैं, इसको तो हमने यहाँ पे खाली प्राइमरी स्लज बोला है। जो ये नीचे सेटल डाउन हो इसके अंदर क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज, क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म में लिविंग चीजें इसके अंदर प्रेजेंट है। तो हम यहाँ से थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज निकाल के अपने प्राइमरी सेटलिंग टैंक में डाल देते हैं, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी यहाँ पे भी चल रही है ना, ऑर्गेनिक मैटर को तो रिमूव कर रहे हैं वो, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमने इसको क्यों डाला, मान लो कोई एक जगह है, ठीक है, तुम यहाँ पे दो शादियां हैं, एक तो तुम इस शादी में, तो जहाँ पे तुम गए हो ये तुम्हारे रिलेटिव हैं बहुत अच्छे, तुम यहाँ पे जाते रहते हो, ये एकदम अननोन तुम जगह गए हो, ठीक है। तो जो नॉन जगह पे तुम गए हो, यहाँ पे तुम्हें टाइम नहीं लगेगा ना, तुम जाते खाना पीना स्टार्ट कर दोगे, है ना, एंजॉय करना स्टार्ट। लेकिन जहाँ पे तुम अननोन जगह पे जाओगे तो तुम्हें पहले वहां पे तुम उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडेप्ट मींस फेमिलियर होने की कोशिश करोगे ना, कि यहाँ पे मैं किसी से बात करूं, ये सारी। तो इसमें क्या थोड़ा टाइम लगेगा ना, पर टाइम वेस्ट होगा खाने तक जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आप डायरेक्टली खा सकते हो, ये सारी चीजें आप इंजॉय कर सकते हो। तो यही है हमारा, ये जो माइक्रोब्स है ये आए तो इधर से ही है ना, यस मैम, ये ऑलरेडी हमने डाले हुए थे, ये तो इस टैंक से फेमिलियर है ऑलरेडी, इनको पता है यहाँ का एनवायरमेंट, इनको मीन्स जो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जाएंगे वो यहाँ के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को पहले उनके अंदर हमें पता है। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट थर्मोफिलिक होते हैं, मिजोफिलिक होते हैं, है ना। तो वो यहाँ के टेम्परेचर के बारे में उनको पहले से ही पता होगा। तो मैं अगर यहाँ के माइक्रोब्स को यहाँ पे डाल दूंगी, तो जो हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का पूरा प्रोसेस चल रहा है वो अच्छे से चलता रहेगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, उसको बीच में रोकना नहीं पड़ेगा। और अगर तो मैं कोई बाहर से अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालूंगी, तो इसमें से कुछ तो यहाँ के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, है ना, उनको टाइम लगेगा।
तो इसीलिए हम यहाँ से ही स्लज को डाल देते हैं, और वही इसी को हम इसलिए बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज, क्योंकि इसकी एक्टिविटी को तेज करने के लिए। ठीक है, अभी हम इसको डिटेल में फिर पढ़ते हैं एक एक स्टेप को। चलो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्रीनिंग। क्या होता है देखो, स्क्रीनिंग में ना हम ऐसे स्टील की बार्स लगा देते हैं, और इनके बीच में ना डिफरेंस कितना होता है, 2 सेंटीमीटर टू 7 सेंटीमीटर तक का बीच के, इनके बीच में क्या हो सकता है, स्पेस हो सकता है। ये इस तरीके से लगी हुई है। अब यहाँ से पानी जाएगा तो जो इससे बड़े 7 सेंटीमीटर से बड़ी जो चीजें होंगी वो वहीं रुक जाएंगी ना। ठीक है, उसके बाद है हमारा सेकंड है ग्रिट चैम्बर। यहाँ पे इसको हम स्टैंडिंग टाइम इसका जो होगा फ्यू मिनट्स, कुछ देर तक हम इसको यहाँ पे रोक के रखेंगे। इसको हम बोलते हैं डिटेंशन टाइम। डिटेंशन टाइम क्या होता है, द टैंक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द फ्लो रेट। ठीक है, अब यहाँ से बेटा कहाँ जाएगा हमारा सेडिमेंट, प्राइमरी जो सेटलिंग वो टैंक था ना, ग्रिड चैम्बर से जाएगा सेडिमेंटेशन बेसिन, और उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी सेटलिंग टैंक। सेडिमेंटेशन बेसिन और प्राइमरी सेटलिंग टैंक और प्राइमरी सेटलिंग क्लैरिफायर। ठीक है, तो डिटेंशन टाइम कितना होगा यहाँ पे, 3 to 4 आवर्स, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी की हेल्प से वो सेटल डाउन होगा ना नीचे सारी चीजें, तो इसको 3 to 4 आवर्स का हम टाइम देंगे। और यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा बेटा हमें, जो हमारे सस्पेंडेड सॉलिड है, ये रिजल्ट जरूर याद रखना, ये कितना रिमूव हो जाएंगे, 50 to 65% रिमूव्ड। ठीक है, और बीओडी कितना रिमूव होगा, 25 to 40%, है ना, क्योंकि बीओडी तो अभी ज्यादा रिमूव नहीं हुआ है। चलो आगे चल, लिख लिया। फिर आता है ओवरफ्लो रेट, एक टर्म होती है इसी के अंदर है ये ओवरफ्लो रेट ना, सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर, क्योंकि मैं क्वेश्चन दूंगी अभी, वो आप लोग करना, विच इज द रेशियो of the average daily flow through the tank divided by surface area. ये हो गया हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट, हो गया यहाँ तक। ओके, अब आते हैं हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। देखो दो तरह की होती है ना इसमें, एक होती है अटैच ग्रोथ, है ना, और एक होती है फ्री फ्लोटिंग। अटैच ग्रोथ का मतलब, अब देखो वही बायोलॉजिकल में हमने डालना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मान लो ये हमारा कोई भी जो हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट करना है, ये कोई सरफेस है, अगर मैंने इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अटैच करके डाला है किसी सरफेस के ऊपर, तो उसको हम बोलेंगे अटैच ग्रोथ। और अगर मैंने पानी के अंदर ऐसे डाल दे, दैट इज अ फ्री फ्लोटिंग। ठीक है, ये इनके बीच में डिफरेंस होता है। तो अब हम एक एक करते हैं पहले ना, क्या क्या होता है। सो पहला हम पढ़ेंगे ट्रिकलिंग फिल्टर। अच्छा बताओ क्या होता है ट्रिकलिंग फिल्टर में, पढ़ा तो बहुत बार है तुमने ये ना, बताओगे? मूविंग मैम, मूविंग ब्रिसल्स टाइप होते हैं।
अच्छा, ये फ्री फ्लोटिंग का टाइप है कि अटैच ग्रोथ का, ये बताओ मुझे। मैम फ्री फिल्टर अटैच में क्या डिफरेंस बताया आपने? प्री फिल्टरिंग में मैंने बताया कि देखो, अटैच में कि मान लो कोई भी सरफेस है तो उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम अटैच करते हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ उसके ऊपर अटैच होती है। और एक होता है कि पानी के अंदर ही हमने ऐसे डाला हुआ उसको। मैम ये तो फ्री होगी ना? देखो मैं बताती हूँ, टेस्ट। है ना, अटैच होगी। शिक्षा, देखो ये कोई हमारा टैंक है, ठीक है, सर्कुलर होता होगा ना, तो इस तरीके से ना ये पाइप्स इस तरीके से लगे होंगे, यहाँ पे नोजल्स होंगे, पानी का स्प्रे होगा, और यहाँ पे ना मतलब इसको समझो पूरा सर्कुलर है ये, ठीक है। तो चारों तरफ ना बेड रॉक्स होंगे, बेड मतलब रॉक्स या वो पेबल्स स्टोन वगैरह बिछा रखे हैं इस पे, और इनके ऊपर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है, ठीक है, यहाँ पे होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखो ट्रिक अब क्या होगा, जब ये मूव करेगा यहाँ से ना, ये जो पाइप्स मैंने निकाले, ये यहाँ से क्या आएगा, वेस्ट वाटर आएगा, ठीक है। तो वेस्ट वाटर किसके ऊपर जाएगा, इस तरीके से जब ये रोटेट करेगा तो इन रॉक्स के ऊपर जाएगा ना, पूरा यहाँ पे बिछा हुआ है उसको ना इमेजिन करो कि प्रैक्टिकली कि किस तरीके से होगा, वो यहाँ बन नहीं सकता, ठीक है। तो जब ये घूमेगा तो इसमें से वेस्ट वाटर किसके ऊपर जाएगा, ये जो भी यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैच है, तो वो उसमें से ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और हमारा जो प्योर वाटर है वो हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये होता है हमारा ट्रिकलिंग फिल्टर का मेथड, ठीक है। अब देखो ये इस तरीके से यहाँ पे ना कि अपने ही प्रेशर से पानी जाता है, मान लो कि ये यहाँ पे पहले पानी निकला, ठीक है, तो ये जब ऐसे पानी निकलेगा तो कुछ प्रेशर लगाएगा ना, ये पूरा आम है ऐसे, इस तरीके जैसे फैन की तरह तुम इसको समझो, एक बीच में अटैच होते हैं बहुत सारे बड़े बड़े पाइप्स होते हैं, तो जैसे ही एक पाइप से पानी निकलेगा तो कुछ प्रेशर लग के पीछे की तरफ जाएगा ना ये, तो फिर इसी तरीके से ये रोटेट करता है, यहाँ पे कोई तुम्हें अलग से मशीन की जरूरत नहीं होती, खुद के ही प्रेशर से रोटेट करता है, ट्रिकलिंग फिल्टर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और फिल्टर भले ही इसमें नाम लिखा हो, यहाँ पे कोई ऐसे एक्चुअल फिल्टरेशन वाली चीज नहीं है कि कोई फिल्टर पेपर है, ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे। तो ट्रिकल का मतलब कि इस तरीके से यहाँ से पानी जाता रहेगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है किसी सरफेस के ऊपर, जैसे यहाँ पे स्टोन्स वगैरह लगे हैं, तो वो पानी में से ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। दिस इज द टाइप ऑफ अटैच ग्रोथ, ठीक है। चलो अब ये अगर एक और चीज है बेटा, अगर तो ये स्टोन्स की जगह हमने प्लास्टिक का मीडिया यूज किया, इसको मीडिया बोलते हैं प्लास्टिक, इफ प्लास्टिक मीडिया is used instead of stones, then it is referred as biological towers. बायोलॉजिकल टावर्स बोलते हैं इसको। अब नेक्स्ट आता हमारा रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्टैक्टर, आरबीसी। क्या होता है आरबीसी में, बताओ मुझे। मैम इसमें भी मैम मूविंग वो होते हैं ना कुछ स्ट्रक्चर्स, और उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे हमारा वेस्ट वाटर है यहाँ पे, ये इस तरीके से ना रोटेटिंग प्लेट्स लगी होती है, ठीक है, एक के पीछे एक लगी होती है इस तरीके से। अभी देखो जब ये इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये जो लगी है ना रोटेट करने वाली प्लेट, तो जब ये रोटेट करेगा तो ये पानी के अंदर इसका हाफ कितना परसेंट पानी बाहर रहता है, मैम हाफ ही रहेगा ना? नहीं नहीं 40 और 60 होता है ये ना, अच्छा। ठीक है।
तो देखो क्या होगा कि जब अब ये रोटेट करेगा बेटा इस तरीके से, तो जो ये 40% वाला बाहर है, ये आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये अंदर जाएगा जब ये ठीक है। घूमेगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, जब ये पानी के अंदर थे, इन्होंने क्या किया, वाटर को ट्रीट किया, ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो Yes, ऑक्सीजन की कमी है ना, इनको ऑक्सीजन भी चाहिए। तो जब ये रोटेट करके ऊपर जाएंगे तो इनको जब तक ऑक्सीजन मिल जाएगी, और जो पहले से ऑक्सीजन जिन्होंने लिया वो फिर अंदर आ जाएंगे। तो इस तरीके से इमेजिन करो, ये घूमते रहते हैं। तो इसको बाहर रखने का क्या पर्पस है, ऑक्सीजन की सप्लाई, है ना। न्यूट्रिएंट्स उनको कहाँ से मिल रहे हैं, वेस्ट वाटर से, लेकिन वेस्ट वाटर के अंदर हमारा ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, डीओ कम होता है। ऑक्सीजन के लिए क्या है वहां पे, ये एयर के साथ इसका क्या है, कांटेक्ट रहता है। ठीक है, तो वहां से इसको ऑक्सीजन मिलता रहता है। एक्टिवेटेड स्लज मैंने आपको बता दिया था कि एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है, जो हम वहां से सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में से लेके आते हैं। और क्या क्या मेथड होते हैं, और भी कुछ होता है। मैम एक एक्टिवेटेड चारकोल वाला भी होता है ना। ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज हमारा सस्पेंडेड है, वो फ्री फ्लोटिंग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हो दीक्षा। मैम एक एक्टिवेटेड चारकोल वाला भी होता है ना। नहीं नहीं, वो चारकोल वाला ना बेटा वो होता है, वो एज एड्सॉर्बेंट होता है वो। यस मैम। ठीक है, जैसे हम एलएम यूज कर रहे थे ना, वो तो कोगुलेंट था। एड्सॉर्बेंट का मतलब है कि एक्टिवेटेड चारकोल तो कि उसके ऊपर इम्प्यूरिटीज आ जाएंगी। यस मैम। ठीक है, वो बायोलॉजिकल मेथड नहीं है। दैट इज केमिकल मैम। एक्टिवेटेड चारकोल तो फेस वॉश के अंदर भी होता है ना, तो इसी तरीके से समझो, उसको हम मुंह पे लगाएंगे तो हमारे मुंह पे, फेस पे जो भी। मैम एक्टिवेटेड स्लज वाला आपने फ्री फ्लोटिंग बताया। हाँ, फ्री फ्लोटिंग या सस्पेंडेड भी बोलते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि हमने बेटा वो उसके अंदर डाल दिया है ना, वो किसी चीज पे अटैच नहीं है ना। यस मैम। ठीक है, इस तरीके से समझो उसको। अटैच में आएंगे हमारे ट्रिकलिंग फिल्टर, आरबीसी। और एक होता है बेटा हमारा ऑक्सीडेशन पॉन्ड, है ना। ये ऑक्सीडेशन पॉन्ड से भी शायद क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, ऑक्सीडेशन पॉन्ड क्या होता है। अब देखो बेटा, ऑक्सीडेशन पॉन्ड ना किसी मीन्स उसमें नहीं आता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट या सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। इट इज अ ऑगमेंटेशन ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट मेथड। ये ना ऑक्सीडेशन पॉन्ड ना अपने आप में ये पूरा ट्रीटमेंट सिस्टम है। ठीक है, एक पॉन्ड होता है शैलो पॉन्ड, जिसकी 1 to 2 मीटर डीप होता है ये, इतने ही मीटर इसकी डेप्थ होती है। ठीक है, तो अगर शैलो पॉन्ड होगा तो दो कंडीशन होगी ना बेटा, नीचे कैसी होगी, नीचे तो फिर भी क्या होंगे, एनारोबिक होंगी ना। पॉन्ड है, इसके अंदर हमने वेस्ट वाटर डाला हुआ है, वेस्ट वाटर, तो ऑब्वियसली नीचे एनारोबिक कंडीशन होंगी ना। और ऊपर तो फिर भी एरोबिक होंगी, क्योंकि थोड़ी बहुत सनलाइट से और ऊपर एटमॉस्फेयर की कांटेक्ट की वजह से इसको ऑक्सीजन मिलती रहेंगी। तो इसके अंदर दो तरह की कंडीशन हो जाएगी, एरोबिक और एनारोबिक। ठीक है, तो इसीलिए इनको फैकल्टेटिव लैगून्स भी बोलते हैं। ठीक है, यस मैम। और इन्हीं को हम बोलते हैं पॉलिशिंग पॉन्ड्स। पॉलिशिंग पॉन्ड्स क्यों बोलते हैं इनको बेटा, क्योंकि ऑगमेंटेशन ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट, उसके सेकेंडरी ट्रीटमेंट को स्पीड अप करने के लिए होता है ये। कि हम मान लो ऑक्सीडेशन पॉन्ड में पानी को एक बार ट्रीट कर ले कुछ दिन तक, मान लो कोई भी हमारा पॉन्ड है, ठीक है, वहां पे जो पानी है हम उसको अगर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में डालेंगे तो जल्दी ट्रीट होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट उसका ऑक्सीडेशन पॉन्ड में भी हुआ है। ठीक है, अब फैकल्टेटिव का मतलब समझ गए ना, क्योंकि देखो उसमें ऊपर एरोबिक बैक्टीरिया रिएक्ट कर रहे हैं, नीचे एनारोबिक बैक्टीरिया कर रहे हैं, दोनों की एक्टिविटी चल रही है ना वहां पे। ठीक है, तो इस तरीके से एक होता है बेटा। अब चलो हम पढ़ते हैं स्लज का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। हमने वाटर को तो ट्रीट कर लिया, वहां तक पहुंच गया हमारा सेकेंडरी, अब ये टर्शरी ट्रीटमेंट रहता है। ठीक है, तो स्लज ट्रीटमेंट कैसे करेंगे बेटा, क्योंकि वो जो स्लज निकला है नीचे, उसको भी तो हम उसको ऐसे डिस्पोज नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसके अंदर अभी भी ऑर्गेनिक मैटर है, हार्मफुल चीजें उसके अंदर अभी भी है जो हमने रिमूव की है, तो उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज और लिखवा देती हूँ आप लोगों को ना, इससे पहले ना एक वो बना लो फ्लो चार्ट।
एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, मान लो इन्फ्लुएंट है जो हमारा, उसका बीओडी कितना है 200 mg पर लीटर, और सस्पेंडेड सॉलिड है 240 mg पर लीटर। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी सेटलिंग के बाद कितना रह जाएगा बीओडी हमारा 130 mg पर लीटर, सस्पेंडेड सॉलिड रह जाएंगे 120 mg पर लीटर। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट या सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद कितना रह जाएगा हमारा बीओडी 30 mg। यही तो हमारा पर्पस है ना, 30 mg तक लेके आना। तो आप लोग यहाँ से देख लेना कितना कितना परसेंट रिमूव हो रहा है। ठीक है, और बेटा इसमें न्यूट्रिएंट्स भी तो होंगे ना, फॉस्फोरस होगा मान लो 7 mg पर लीटर, और नाइट्रोजन होगा 35 mg पर लीटर। नाइट्रोजन ज्यादा होता है हमेशा ना। अब मुझे एक बात बताना, तुम लोग लिख लो एक बार इसको। हो गया? यस मैम। हाँ, तो देखो एक बात बताओ मुझे, अगर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद मुझे इस पानी को एग्रीकल्चरल फील्ड में डालना है तो क्या मैं डाल सकती हूँ? डाल सकती हूँ ना बेटा? तुम देख रहे हो ना कि बाकी सारी चीजें तो देखो रिमूव हो गई, कितना कम हो गया ना। तो लेकिन मैम 1:5 के रेशियो में है 1:5। पी और एन मैम। हाँ वो तो ठीक है, बट मैं आपको ना ये समझाना चाह रही हूँ कि इनमें देखो ये इनका रिमूवल कितना बहुत कम हुआ है ना, ये तो रिमूव नहीं हुआ है ना, इसीलिए हमें टर्शियरी ट्रीटमेंट करना पड़ता है, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी से न्यूट्रिएंट्स रिमूव नहीं होते। ओके, ओके मैम। न्यूट्रिएंट्स रिमूव नहीं होंगे तो अगर हमें एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए पानी डालना है तो आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट हम डाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो न्यूट्रिएंट है ना एनपी, जो कि हम एज अ फर्टिलाइजर डालते हैं। ठीक है, और अगर इसके अंदर नहीं डालना तो हमें टर्शियरी ट्रीटमेंट करना है। अगर किसी और पर्पस के लिए हमें यूज करना है तो हम टर्शियरी ट्रीटमेंट करेंगे। क्यों करेंगे? अगर मुझे इस पानी को लेक में डालना है तो मुझे करना पड़ेगा ना टर्शियरी ट्रीटमेंट। सुरबिया में डाल सकती हूँ इस पानी को सेकेंडरी के बाद, और नहीं डाल सकती तो क्यों नहीं डाल सकती? क्वेश्चन समझ आया मेरा? यस मैम। नहीं आया? देखो एग्रीकल्चरल फील्ड वाला तो समझ आ गया ना कि आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट हम उसको डाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे न्यूट्रिएंट है। मींस की नाइट्रोजन और फॉस्फोरस देख रहे हो ना, और वो एज अ फर्टिलाइजर हम डालते हैं ना नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, एनपीके, ये चीजें जरूरी होती है ना हमारी सॉइल के लिए फर्टिलिटी। लेक में नहीं डालेंगे क्योंकि यूट्रोफिकेशन हो जाएगा। हाँ, लेकिन लेक में अगर डालना है तो तुम्हें टर्शियरी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, अदरवाइज क्या हो जाएगा, यूट्रोफिकेशन हो जाएगा। यूट्रोफिकेशन में यही तो होते हैं ना। यस मैम। ठीक है बेटा, तो सोच के आंसर करना है, ठीक है? चलो, हाँ इस अभी ना मैं वो पहले वो करा देती हूँ आपको, स्लज को कैसे ट्रीट करेंगे। स्लज क्या था हमारा, जो नीचे जो इकट्ठा हुआ था ना, इस स्लज के अंदर भी ना 97% वाटर होता है और 3% सॉलिड होता है खाली। तो ऐसी चीज को तो डिस्पोज करना मुश्किल है ना, जिसके अंदर 97% वाटर है, तुम उसको ऐसे तो डिस्पोज नहीं कर सकते कहीं पे, वो तो और भी कंटेमिनेशन क्रिएट कर देगा। तो ट्रेडिशनली हम एनारोबिक मेथड यूज करते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। देखो मेथड हम एरोबिक भी यूज कर सकते हैं, हम एरोबिक क्यों नहीं यूज करते, बिकॉज ये टाइम टेकिंग होगा। जहां पे हम ऑक्सीजन दे देंगे तो वहां पे तो और ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो जाएंगे ना, मीन्स उनकी और ग्रोथ हो जाएगी। एरोबिक में ज्यादा ग्रोथ होती है ना एज कम्पेयर टू एनारोबिक, तो वो तो और प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, इसलिए हम एनारोबिक मेथड को ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, मान लो स्लज के अंदर हमारे क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक्स प्रेजेंट है अभी। ठीक है, बाद सबसे पहले क्या होगा, जब ये
टूटेंगे तो क्या बनेंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया आएगा। सबसे पहले यही होता है ना, ऑर्गेनिक्स होते हैं तो वो ऑर्गेनिक जब वो टूटते हैं तो क्या होता है, इसलिए एसिडिक कंडीशन पहले आती है। उसके बाद ये ऑर्गेनिक एसिड किस में टूटेंगे, CH4, CO2 एंड अदर एंड प्रोडक्ट। और यहाँ पे होंगे हमारे मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है इस बार ना, इनको हम बोलते हैं एसिड फॉर्मर, इनको हम बोलते हैं मीथेन फॉर्मर। ठीक है बेटा, चलो अब हम ना न्यूट्रिएंट रिमूवल कर लेते हैं, टर्शियरी ट्रीटमेंट जो होता है हमारा। न्यूट्रिएंट में हमें सबसे पहले क्या रिमूव करना है बेटा, नाइट्रोजन। पता ही है ना नाइट्रोजन कैसे रिमूव होता है, कैसे रिमूव होगा नाइट्रोजन, पता है ना, नाइट्रोजन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस वही है इसमें, यस मैम। है ना, जो नाइट्रिफिकेशन होता है, डीनाइट्रिफिकेशन, सबसे पहले कौन सा स्टेप होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में सबसे पहला मेथड क्या होता है, नाइट्रोजन स्टेप क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन ना, फिर मीन्स की एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन का हमारा मॉलिक्यूल है उसको फिक्स करना है हमने, पहले तोड़ना है उसको, फिर क्या होगा, अमोनिफिकेशन, फिर क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन। क्या होता है नाइट्रिफिकेशन में, अमोनिया टू नाइट्राइट टू नाइट्रेट, है ना। हाँ या ना तो बोल दो। मैम हाँ, नाइट्रिफिकेशन में मैम पहले वो बनेगा, नाइट्रेट बनेगा, पहले नाइट्राइट फिर नाइट्रेट। नाइट्रेट बनेगा, ठीक है। यस तो मैम। इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा न्यूट्रिएंट का रिमूवल हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट रिमूवल, ठीक है। फिर है हमारा फोस्फोरस, ठीक है, ये ओनली 30% प्रेजेंट होता है, देखा ना हमने कि कम प्रेजेंट होता है 30% इन म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, क्योंकि इसके ना एंथ्रोपोजेनिक सोर्स कम है फोस्फोरस के एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, ठीक है, तभी ये। अच्छा मुझे बताओ नाइट्रोजन कहाँ पे लिमिटिंग एजेंट होता है और फोस्फोरस कहाँ पे लिमिटिंग होता है, फ्रेश वाटर और उसमें बताना मुझे। मैम नाइट्रोजन फ्रेश वाटर में होता है, नहीं, कम थोड़ी ना होगा फ्रेश वाटर लेक्स में। लिमिटिंग। देखो ये होगा हमारा फ्रेश वाटर में कम होगा, क्योंकि देखो मान लो कोई लेक है बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे तो नाइट्रोजन के आने के बहुत सारे सोर्सेज है ना, क्योंकि नाइट्रोजन तो एंथ्रोपोजेनिकली भी बहुत ज्यादा आता है, तभी तो वेस्ट वाटर में हमने देखा था ना कि नाइट्रोजन की क्वांटिटी देखो ज्यादा थी ना एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के तो बहुत कम सोर्सेज है एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है, कहाँ से आ गया फॉस्फोरस, डिटर्जेंट से आ गया मान लो, बस इतना ही होता है, अदरवाइज नाइट्रोजन के तो एन नंबर ऑफ सोर्सेज है, ठीक है। और ये होता है हमारा फोस्फोरस, सो नाइट्रोजन कहाँ पे होगा, जो हमारे सी होंगे ना, तो वहां पे ये कम होता है, फोस्फोरस फिर भी वहां पे प्रेजेंट होता है, क्योंकि रॉक्स में फोस्फोरस ज्यादा होता है ना, ठीक है। अच्छा अब देखो फोस्फोरस जितना भी प्रेजेंट है हमारे वेस्ट वाटर में, वो क्या किस चीज में चेंज होगा, किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ऑर्थोफॉस्फेट, ठीक है। अब इसको हम कैसे रिमूव करेंगे, बाय यूजिंग द कोगुलेंट, एलम यूज करेंगे हम इसमें। एलम का फॉर्मूला लिख लो, Al2SO4 और एक होता है हमारा लाइम, हाइड्रेटेड लाइम जिसको हम बोलते हैं CaOH, ठीक है। तो ये था हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट।
मैं देखती जरा कोई और क्वेश्चन तो नहीं। अच्छा एक बात बताओ तुम मुझे ना कि मैं तुम लोग की क्लास शाम को भी ले लूं एक, ले लो मैम। है ना? क्योंकि अभी ब्रेक दे के फिर लूं या फिर शाम को ले लूं, बताओ। मैम शाम को ले लेना। ठीक है ना? मैम शाम को कितने बजे होगा? 7 बजे ले लूं या आप लोग बता दो अगर आप वो पहले मैम रख पाए। शाम को तो नहीं हो पाएगा आज, मैं तो मतलब नहीं दे पाऊंगी। अच्छा तुम्हें जाना है कहीं? बाकी हाँ बच्चे मैम। तो है ना? मैम 1 आवर की लेनी है आपको? 1 की ले लूंगी मैं, मतलब मेरे को ना एक तो सॉइल का थोड़ा सा पार्ट रहता है ना, काफी तो हमने पढ़ लिया ना सॉइल, लेकिन वो नहीं पढ़ा हमने कि एल्कली सॉइल कौन सी होती है, सोडिक सॉइल, ये सारी चीजें नहीं पढ़ी है ना अभी। मैम तो 6 o'clock ले लेना या 7 ही ले लेना। चलो 6 o'clock ले लेती हूँ। कितने हाँ बजे मैम। जाना है रक्षा तुम्हें? मैम मुझे ट्रैवल करना है दिल्ली के लिए अभी दिन में। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कोई नहीं, चले जाओ तुम। और मैं अच्छा शीतल तुम आ गई हो, आने नहीं वाले थे ना क्लास में तुम तो, अभी शाम को तो ले पाओगी ना क्लास? यस मैम। मैम अभी वाली रिकॉर्डिंग भेज देना अभी। नहीं अभी की तो रिकॉर्डिंग हो गई है। मैम भेज देना आप। अच्छा वो मैम भेज पाते हैं, मैं नहीं भेज सकती ना, ये मेरे पास इसके नहीं। साथ वेट कर पाऊंगी ना शाम को, अभी वाला पड़ा होगा तो। ये वो तो वाटर जो था वो खत्म हो गया, मैं कल अब शाम को सॉइल का थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ था वो कराऊंगी, और सोच रही हूँ मैं नॉइज पॉल्यूशन करा दूँ, वो छोटा सा ठीक। टॉपिक है। ठीक ओके है मैम, हम तब तक पढ़ के रख लेंगे ठीक है नॉइस। 6 o'clock ले लेती हूँ फिर, ठीक है सुरभि? क्योंकि अभी कंटिन्यूटी में तो थक जाओगे ना, अपना लंच का भी टाइम होने वाला है ना अभी 1 o'clock। मैम ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, मैं तो 11:45 उठी हूँ एकदम। हाँ तुम लोग सोते ही इतनी देर तक हो तो ब्रेकफास्ट कहाँ से करोगे? चलो ठीक है। खा पी लो तुम लोग, फिर शाम को मिलते हैं वो ओके मैम, टॉपिक बाय कंप्लीट बाय, करें। थैंक यू। ओके।